ठीक है, consider the situation shown in the figure. Source S and observer O, इसको S कह रहे हैं and observer को O कह रहे हैं. Both are moving towards wall with a velocity v1 and v2 respectively. The wall is moving away with a velocity u. Diagram में बहुत ही clearly mark कर रखा है. The wind is blowing with a velocity w towards the wall. The frequency of the sound emitted by the source is f naught, and the velocity of sound with respect to air is v. ये देखो, ये सब चीजें थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे हम लोग नॉर्मली जब हम डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एयर ब्लो नहीं कर रहा है, और एयर ब्लो नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में एयर स्टेशनरी है, तो ए स्टेशनरी एयर के रेस्पेक्ट में ही आपको जनरली वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई होती है. बट दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम. तो अगर मीडियम खुद मूव कर रहा है तो फिर उस केस में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ऑल्टर हो जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई साउंड के डायरेक्शन में ही आपकी विंड ब्लो कर रही है, साउंड का ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बस में आप सोचो कि बस क्या है, बेसिकली एक कैरियर है. जैसे सोचो ये बस कैरियर है और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप मूव कर रहे हो. अगर ये कैरियर खुद स्टेशनरी है और आप यहाँ पे सपोजली v1 वेलोसिटी से जाते हो तो ग्राउंड वाले को भी आपका वेलोसिटी क्या दिखेगा, v1 ही दिखेगा. बट मान लो कि ये मीडियम जो है ये खुद ही आपकी मूव करनी शुरू कर जाती है कुछ एक वेलोसिटी vm से, तो अब आपकी वेलोसिटी ग्राउंड वाले पर्सन को क्या दिखेगा, vm प्लस vm दिखेगा. बट वही चीज अगर मान लो कि ये कैरियर जो है, अगर मान लो कि आपकी इधर जा रही होती vm से, तो अब आपकी वेलोसिटी क्या दिखती है उस केस में, ये नहीं दिखती. अब क्या दिखती है, v1 आगे की तरफ और vm पीछे की तरफ, तो ये आपके आगे की तरफ ओवरऑल आपको दिखती है. तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो विंड के डायरेक्शन में जा रही है, विंड के अगेंस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर. सबसे पहली चीज, हम फ्रीक्वेंसी को तो इजीली निकाल पाएंगे. फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो बस उसको एक बार जल्दी से लगा के हम फॉर्मूला पहले लगाते हैं. जो सोर्स है जिससे डायरेक्ट वेव्स आपके पहले पहुंचेंगे इस वॉल के पास, तो जो भी फ्रीक्वेंसी का वॉल इस फ्रीक्वेंसी ये वॉल रिसीव कर रहा होगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स इस वॉल ने रिसीव करी है. तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, रिसीव्ड बाय वॉल. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये ध्यान दो कि वेव जो है वो आपकी राइट की तरफ ही जा रही है और विंड भी राइट की तरफ ही ब्लो कर रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ वेव जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर दोनों ही आपको ऐड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो v प्लस डब्ल्यू आ जाएगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब इसमें ही आपको क्या करना है, डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला लगा लेना है. अब आपके पास ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ये वॉल, क्योंकि वॉल ही ये इस वेव को रिसीव कर रहा है सोर्स की तरफ से. तो सिंस ये वॉल दूर जा रहा है तो आपको पता है कि इसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, और घटानी है फ्रीक्वेंसी तो ऑब्जर्वर के चेंज आप न्यूमरेटर में करते हो. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि आपका वॉल है उसको. तो यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस ऑफ यू कर लिया. बट साइमल्टेनियसली आप ये भी देख रहे हो कि सोर्स जो है वो आपका क्या हो रहा है, इस वॉल के क्लोज आ जा रहा है. तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलनी चाहिए, हायर मिलनी चाहिए. तो फिर इस केस में आपको ये डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिले, हायर मिले. तो यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस ऑफ v1 कर दिया. ठीक है, सो ये हो गई वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की वेव हमारी वॉल ने रिसीव करी है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल. अब जितनी फ्रीक्वेंसी की उसने रिसीव करी उसी फ्रीक्वेंसी के वेव्स को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर देगा. जैसे 50 वेव्स अगर जाके उसके उसके वॉल से टकराएंगे तो वो 50 वेव पल्सेस अगर उसके वॉल से टकराएंगे हर एक सेकंड में, तो हर एक सेकंड में 50 वेव पल्सेस क्या होंगे, रिफ्लेक्ट भी करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी जो आपके रिफ्लेक्टेड पल्स की मिलेगी वो आपको सेम ही मिलेगी. ठीक है, बट नाउ अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो इस वॉल से आ रही है. तो अब ये वॉल ही बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया. और इधर कोई भी ऑब्जर्वर अगर इन वेव्स को अगर रिसीव करता है तो वो एक मूविंग सोर्स से अब वो रिसीव कर रहा है, क्योंकि वॉल अब इस ऑब्जर्वर के लिए, जिसको ओ कहा है उन्होंने, ये ऑब्जर्वर के लिए वॉल क्या है, एक मूविंग सोर्स है. तो फिर इस केस में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डॉपलर इफेक्ट लगा के हमें फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड को निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अब वो कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट वी डू इज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, दिस विल बी इक्वल टू, फिर से वही, इस बार साउंड वेव जो है वो आपकी किधर जा रही है, इधर जा रही है. बट विंड आपकी किधर जा रही है, राइट की तरफ जा रही है.
इस वजह से ओवरऑल वो क्या करेगा, साउंड की वेलोसिटी को क्या करेगा, स्लोअर कर देगा आपके लिए। तो फिर अब हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड लेनी है वो कितनी लेनी पड़ेगी, ये v माइनस ऑफ w करना पड़ेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी वही v माइनस w करना पड़ेगा, और इसके साथ हमारा जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो हमारे वॉल ने रिफ्लेक्ट करी थी। और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, वो तो वही थी जो उसने रिसीव करी थी। तो यहाँ पे v प्लस डब्ल्यू माइनस ऑफ यू बाई v प्लस डब्ल्यू माइनस ऑफ v1 इंटू एफ नॉट कर लेंगे। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे वैल्यूज एडजस्ट करनी है कि यहाँ पे क्या डालना है हमें। तो इस बार ऑब्जर्वर कौन है, वो ये है, और ये क्या कर रहा है, ये इस वॉल के क्लोजर जा रहा है। वॉल के क्लोजर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़ी हुई नहीं चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी शुड हैव इंक्रीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस ऑफ v2 करना पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर में अब क्या चेंजेस करनी है, इस बार ये वॉल क्या हो रहा है, दूर जा रहा है इस ऑब्जर्वर से, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लस करना पड़ेगा, और कितना प्लस करना पड़ेगा, दैट विल बी यू। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, अब हम ये फाइंड करेंगे कि वेवलेंथ कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉपलर इफेक्ट में आप ये समझे कि मतलब डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी का चेंजेस मिलता है वो हमको क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो चेंज होता है उसके दो अलग अलग रीजन है। अगर अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है और सिर्फ सोर्स मूव करता है, तो सोर्स की मूवमेंट की वजह से जो होते हैं, जो ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव पल्सेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ है वो आपका चेंज होता है, वेवलेंथ ही चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर जहां से वेव उसने एक पल्स छोड़ा था, दूसरा पल्स एक नई लोकेशन से छोड़ता है, तो जो स्पेसिंग बिटवीन एक टाइम पीरियड का जो वेव पल्स था, वो जो स्पेसिंग है वो क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है कंपेयर टू वो वाली वैल्यू जो स्टेशनरी पॉइंट से अगर वो छोड़ा होता उसने तो इसलिए वेवलेंथ चेंज होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स। बट ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो वेव वेलोसिटी आपको जितनी फास्ट अपेयर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अब आप अगर वेव की तरफ भाग रहे हो तो आपको सिंपली रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा लेना है कि वेव इधर आ रही है और वेव आपकी तरफ जा रही है और आप खुद वेव की तरफ आ रहे हो, तो आपको वेव तेजी से आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे सिंपल रिलेटिव मोशन लगा के आपको वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी अपरेंट है वो निकाल लें, और उसके बाद फिर डायरेक्टली v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के आप डायरेक्टली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। सो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हम कैलकुलेट करें, वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर ऑब्जर्वर, जो वो वॉल से रिफ्लेक्टेड वेव जो वो रिसीव कर रहा है उसके लिए कितनी है वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब जिसको एपरेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, एपरेंट वेव वेलोसिटी। दिस इज एपरेंट एपरेंट velocity of wave for observer is equal to, क्या लिखना है हमें, तो पहली चीज तो अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता तब उसको कितनी वेलोसिटी से अपेयर होता, v माइनस और w से उसकी तरफ आता हुआ अपेयर होता, और ये ऑब्जर्वर खुद उसकी तरफ भाग रहा है कितने से, v2 से भाग रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑफ v2 से एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एपरेंट वेलोसिटी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा सकते हैं, तो एफ एपरेंट इंटू लैम्डा एपरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो v माइनस ऑफ w इंटू, सॉरी, v माइनस w प्लस v2 इज इक्वल टू एफ एपरेंट जो हम निकाल चुके हैं, v माइनस ऑफ w प्लस v2 बाई v माइनस ऑफ w प्लस u मल्टीप्लाइड विथ v प्लस w माइनस ऑफ u over v plus w minus of v1 into f naught into lambda apparent, that's it। ये वाला टर्म पूरा का पूरा आपका वैनिश आउट हो गया, एंड देन आपको लैम्डा एपरेंट भी मिल गई है। सो लैम्डा एपरेंट इज कमिंग आउट टू बी v माइनस ऑफ w प्लस u into v plus w minus of v1 divided by v plus w minus of u and this multiplied with f naught। यही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है।